जय हिंद दोस्तों। मैं हरिवंश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आई होप कि हम यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन बायोलॉजी के कंटेंट के साथ एक क्लास लेकर फिर से आ गए हैं। आशा करेंगे कि आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसका आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इसके लिए आप हमें इस चैनल के माध्यम से उसका रिव्यू दे सकते हैं। चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था हमारा बायोलॉजी की क्लास में टॉपिक चल रहा था। एक सेकेंड, देखिए बायोलॉजी की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था कोशिका विभाजन। मैं यहाँ पर डाल देता हूं कौन सा टॉपिक था। कोशिका विभाजन। देखिए कोशिका विभाजन में भी हमने इसमें बताया था आपको कि 3 प्रकार के विभाजन पढ़ेंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कोशिका विभाजन क्या था? तो इसमें बताया गया था आपको कि एक मात्र कोशिकाओं से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होना ही कोशिका विभाजन कहलाता है, जिसमें आपको 3 कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ाया जाएगा। जिसमें पहला कोशिका विभाजन असूत्री कोशिका विभाजन बताया गया था, जिसमें कहा गया था यह विभाजन कुछ मुख्य जीव जिनमें आपके जीवाणु थे, वायरस बैक्टीरिया थे, प्रोटोजोआ व नील हरित शैवाल इस तरह से दिखाए गए थे। इनमें भी सब में नहीं, कुछ में होता है। इसमें क्या होता है कि एक कोशिका के बीच में तुर्क धागे का निर्माण होता है, जो तुर्क धागा टाइट खींचकर एक कोशिका को 2 भागों में विभाजित कर देता है और साथ ही साथ इसमें कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है। इस तरह से बताया गया था। अच्छा, दूसरा हमने बताया था समसूत्री विभाजन। इसी समसूत्री विभाजन को तुम्हारा 1879 में वाल्थर फ्लेमिंग द्वारा देखा गया था, या कह सकते हैं इसकी खोज की थी। देखिए समसूत्री विभाजन को कायिक विभाजन कहते हैं। काया मीन्स त्वचा। यह शरीर की टूट फूटों में भरता है। इसमें एक मात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। मैंने बताया था समसूत्री विभाजन में जो केंद्रक विभाजन था, उस केंद्रक विभाजन को 5 भागों में फिर से हमने डिवाइड किया था। 5 भाग कौन कौन से थे? तो इसमें आपको बताया गया था। देखिए 5 भाग में थे आपके, पहला था इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। 5 भाग बताए, जिसमें से हमने कल एक भाग कंप्लीट किया था। कौन से वाला? जिसमें आपको इंटरफेज के बारे में बताया गया था। इंटरफेज में भी अंदर 3 भाग उपभाग थे, जिसमें G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इन यहां तक हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं। यहां से हम आगे चलेंगे तो देखिए अगला है आपका प्रोफेज। अगला 2 नंबर का कौन सा चलेंगे हम? प्रोफेज। ठीक है भाई, अगला आपका जो हेडिंग है, अगला नंबर है वो है प्रोफेज। अब देखो प्रोफेज क्या होता है। प्रोफेज की बात करें तो सबसे पहले ध्यान देंगे यह कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था होती है। कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था होती है, या हम कहें अगली कोशिका विभाजन की वास्तविक शुरुआत
कोशिका विभाजन की वास्तविक शुरुआत प्रोफेज से या इसी अवस्था से होती है। ठीक है भाई। देखिए इंटरफेज जो अवस्था थी उसमें आपने देखा था वो ज्यादातर चीजों को तैयार कर रहा था, विभाजन नहीं हो रहा था वहां पर। जैसे हम कहें तो सबसे पहले जो हमने कहा था कि जीवन फेज में आरएनए वो प्रोटीन तैयार किया था। ठीक है। अच्छा, और जीवन फेज में ही डीएनए बनने के जो पदार्थ होते हैं, यानी जिन पदार्थों से डीएनए बनता है उन पदार्थों का जो है संश्लेषण किया था। अगला एस फेज के अंदर डीएनए बन गया था। ठीक है भाई। अगला G2 फेज की बात करें तो वहां पर क्रोमोटिन धागे जिन पदार्थों से बनते हैं वो बन गए थे, लेकिन वहां पर किसी भी तरह का कोई विभाजन नहीं हुआ था। विभाजन यहीं से शुरू होता है, जिस कारण से उसे विभाजन की पूर्वावस्था भी कहा गया था। या हम कहें कि विभाजन पूरी तरह से प्रारंभ कहां से होता है, वास्तविक रूप से तो प्रोफेज से। ठीक है भाई। आगे इसमें गुणसूत्र जाल गुणसूत्र जाल टूटकर अलग अलग गुणसूत्रों में बट जाता है। अलग अलग गुणसूत्रों में बट जाता है। देखिए क्या होता है, जैसे जो गुणसूत्र के अंदर ऊपर जो जाल फैला हुआ है जिसे आप क्रोमोटिड जाल कहते हैं, इससे आप बिल्कुल भी विचलित ना होना कि ये क्या चीज है। देखिए जो क्रोमोटिड जाल फैला हुआ होता है गुणसूत्र के ऊपर, एक जाल जैसा बना हुआ था, लेकिन वास्तविक जाल नहीं होता, वो जुड़ा हुआ नहीं होता। वो जाल जो है टूट कर अलग अलग गुणसूत्र बना देता है, बीच में से टूट जाता है। जो क्रोमोटिन धागे बीच में से तोड़कर अलग अलग कर देते हैं। ठीक है ना। आगे कहें इसमें केंद्रक और केंद्रक कला विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया। देखिए इस विभाजन में क्या होता है, केंद्रक जो कोशिका के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर पॉइंट पाया जाता है, जिसे हम केंद्रक कहते हैं, वह केंद्रक यहाँ गायब हो जाता है या विलुप्त हो जाता है। केंद्रक कला, अब देखिए आप खुद सोचिए, जैसे मान लीजिए यह एक कोशिका है। ठीक है भाई, इसके अंदर ये केंद्रक है, ये केंद्रक कला है। अब देखो यह जब एक से दो होगी तो यह दोनों भी बीच में से विभाजित तो होंगे, जो अलग जाएंगे तो ये आधा तो केंद्रक दिखाई नहीं देगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि उस समय के लिए दिखाई नहीं देगा। अब ये जो केंद्रक कला है, ये जब ऊपर से टूटेगी नहीं तो बटेगी कैसे, यही क्या है, केंद्रक कला, और ये है आपका केंद्रक। ठीक है भाई, इस तरह से अच्छा आगे गुणसूत्र अर्ध भागों में बट जाते हैं, जो मध्य में एक बिंदु से जुड़े होते हैं, जिसे जिसे सेंट्रोमियर
कहते हैं। देखिए अभी जस्ट बताया कि गुणसूत्र जाल टूटकर अलग अलग हो जाते हैं, यानी अलग अलग भागों में बट जाते हैं। केंद्रक और केंद्रक कला विलुप्त हो जाती है। गुणसूत्र अर्ध भागों में बट जाते जो मध्य में बट जाते हैं, बट जाते ही, हाँ बट जाते ही जो मध्य में एक बिंदु से जुड़े होते हैं जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। अर्थात आप ऐसे समझिए, देखिए यहां पर ये जो गुणसूत्र हैं ये जब बटे हैं तो हम कहें कि यहां बीच में, यहां कहीं ना कहीं ये किससे जुड़े हुए हैं, अभी सेंट्रोमियर से। बस यही बातें कह रहा है कि दोनों गुणसूत्र जो है किससे जुड़े हुए होते हैं, सेंट्रोमियर से। अच्छा इसी में तुर्क धागे का निर्माण इसी अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। अब देखो आप यहां पर हल्का सा कंफ्यूजन आ रहा होगा कि भाई तुर्क धागा अब यहां प्रारंभ हो रहा है तो इसको विभाजन बीच में से टाइट खींच कर किया किसने था? तो भैया ये तुर्क निर्माण की बात, तुर्क धागे के निर्माण की बात कर रहा है। जो एक सेल्स से ये दो बनने जा रही है, ये वाली, इसके तुर्क धागे की निर्माण बात कर रहा है। ये एक से जो दो सेल बनने जा रही है उन अलग अलग सेलों के तुर्क धागे के निर्माण की बात कर रहा है। जो पहले से एक सेल थी उसके पास तो पहले से तुर्क धागा था जिसकी वजह से उसने विभाजन में मदद की थी। ठीक है भाई, ये आपके समझ में आ गया। चलिए अगली है आपकी तीसरी अवस्था जिसे कहते हैं मेटाफेज। मेटाफेज तीसरी अवस्था का नाम है मेटाफेज अवस्था। देखिए मेटाफेज अवस्था की बात करें, ऐसे लिखिए, यह अवस्था अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। देखिए वैसे भी आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मेटाफेज मीन्स मध्य अवस्था होती है, मध्य की अवस्था, बीच वाली। देखिए दो ऊपर है, दो अभी और पढ़ेंगे। आपको वैसे ही पता है कि किसी भी चीज को अगर गहराई से अध्ययन करना है तो मतलब हम उसके बीच से जाके कर सकते हैं, क्योंकि बाद में भी कम मिलेंगी और स्टार्टिंग में भी कम मिलेंगे। भाई हर चीज को आपने देखा होगा, बैलेंस बनाने के लिए लोग वहां कहाँ ज्यादा बीच में लोड डालते हैं ताकि दोनों तरफ बैलेंस बना रहे। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। चलिए इसमें गुणसूत्र इसमें गुणसूत्र अपने सेंट्रोमियर द्वारा धागे के बीच में आकर जुड़ जाते हैं, धागे के बीच में आकर जुड़ जाते हैं। यह धागे के बीच
चलिए इसमें मेरे स्तर से इतना ही रहने दीजिए, इसमें और ऐसा कोई खास पॉइंट है नहीं। देखिए इसमें क्या होता है, मेटाफेज में यह अवस्था अध्ययन के लिए बेस्ट है एकदम। इसमें गुणसूत्र अपने सेंट्रोमियर द्वारा धागे के बीच में जुड़ जाते हैं, यानी सेंट्रोमियर द्वारा धागे जो होते हैं उसके बीच में जो है गुणसूत्र जुड़ जाते हैं। ये वाले जो है ये अपने क्या होगा कि यहाँ पे बीच में ऐसे किसी से जो है सेंट्रोमियर के माध्यम से यहाँ क्या होगा, सेंट्रोमियर से यह जुड़ जाएंगे। ठीक है भाई, यानी जो सेंट्रोमियर अभी दोनों में था वो अब हर एक में बीच में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर साथ साथ नोट्स बनाइए, वो आपकी मर्जी है जैसे आपको करना है। आगे चलेंगे। चलिए अगली अवस्था की हम चर्चा करें तो अगली अवस्था हम पढ़ने वाले हैं 3 नहीं चौथे नंबर 4। कौन सी अवस्था आएगी, 4 नंबर अवस्था। क्या नाम है, तो ये पढ़ेंगे हम एनाफेज। एनाफेज कौन सी अवस्था पढ़ेंगे अभी हम, एनाफेज। ठीक है भाई, देखिए एनाफेज अवस्था में क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे आप इसमें, यह सभी अवस्थाओं में सबसे छोटी अवस्था होती है। यह सभी अवस्थाओं में सबसे छोटी अवस्था होती है। इसमें विभाजन होने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगता है। इसमें विभाजन होने में लगभग 3 मिनट का समय लगता है। सुनिए, देखिए क्या कहा इसने, इसमें विभाजन होने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगता है, बहुत छोटी विभाजन अवस्था है। इसमें क्या होता है, देखिए इस अवस्था में सेंट्रोमियर विभाजित हो जाता है। इस अवस्था में सेंट्रोमियर विभाजित हो जाता है। ठीक है भाई, अच्छा आगे सेंट्रोमियर के विभाजन के कारण क्रोमेटिड सेंट्रोमियर के विभाजन के कारण क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं, क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं तथा अब गुणसूत्र ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। अब गुणसूत्र ध्रुवों की ओर चले जाते। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि सेंट्रोमियर के विभाजन के कारण जो क्रोमेटिड है
वो अलग अलग हो जाते हैं। और अब गुणसूत्र क्या है कि ध्रुवों यानी अलग अलग होके कहाँ चले जाते हैं, ध्रुवों की ओर, अर्थात ऊपर चले जाते हैं। ठीक है भैया। अच्छा चल अगली अवस्था, 5वें नंबर की जो अवस्था है उसको कहेंगे आप टेलोफेज। टेलोफेज अवस्था कौन सी अवस्था है ये, टेलोफेज। चलिए टेलोफेज अवस्था की यह अवस्था अवस्था यह अवस्था प्रोफेज प्रोफेज की विपरीत होती है। आप कहें विपरीत मतलब, तो भैया जो प्रोफेज में होगा उससे जस्ट थोड़ा सा उल्टा होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस अवस्था में गुणसूत्रों का संघनन घट जाता है। मैंने बताया था जो प्रोफेज अवस्था थी उसमें गुणसूत्रों का संघनन बढ़ रहा था, यानी गुणसूत्र चिपक रहे थे, इसमें फैलने लगते हैं, यानी बाहर चले जाते हैं। संघनन संघनन मतलब घनापन, घनापन दूर हो जाते हैं, वो चीज की कह रहा है। ठीक है भाई। अच्छा आगे, इसमें गुणसूत्र का आधा भाग ध्रुवों पर जाकर पूर्ण गुणसूत्र बन जाता है, ध्रुवों पर जाकर पूर्ण गुणसूत्र बन जाता है। ठीक है भाई। चलिए आगे देखिए, जो आधा गुणसूत्र यानी एक में से जो दो बने हैं, एक मात्र कोशिका से जो दो पुत्री कोशिकाएं बनी है, वो अब ध्रुवों पर जाकर पूर्ण हो गई, अर्थात पूरा गुणसूत्र बन गया। चलिए आगे, गुणसूत्र लंबाई में वृद्धि कर क्रोमेटिड जाल के निर्माण में लग जाते हैं, क्रोमेटिड जाल के निर्माण में लग जाते हैं। आगे, केंद्रक व केंद्रक कला का विकास हो जाता है। देखिए आपने ये बात लाइन अगर आपको ध्यान आई होगी तो प्रोफेज अवस्था में बताया गया था कि केंद्रक व केंद्रक कला गायब हो जाते हैं, लेकिन यहां कहा गया कि उनका भी विकास हो जाता है। आगे चलो इसी में लिख दो, एक केंद्रक से दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। एक केंद्रक से
दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। ये आपका समसूत्री विभाजन की हम कह सकते हैं पांचों ही अवस्थाएं कंप्लीट हो गई। हमने कितनी अवस्थाएं पढ़ ली? पांचों अवस्थाएं। इन्हीं पांचों अवस्थाओं में समसूत्री विभाजन को बांटा गया है और वह पांचों अवस्थाएं हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए या साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, सबसे बेहतर होगा। चलिए आगे देखेंगे। देखिए, इसमें मैंने बताया था कि समसूत्री विभाजन दो प्रकार से विभाजित होता है। एक होता है केंद्रक विभाजन, जिससे कार्योकाइनेसिस कहा गया था। एक कहा गया था कोशिका द्रव्य का विभाजन, जिसे साइटोकाइनेसिस कहा था। तो अभी हमने केंद्रक के विभाजन जो पढ़ा था उसमें अवस्थाएं 5 पढ़ी थी। अब हम जो है पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन, ठीक है भाई। अभी हम कौन सा भाग पढ़ेंगे? कोशिका द्रव्य विभाजन। सॉरी, इसकी इंग्लिश भी लिख लो, कभी कभी पूछ ली जाती है। कोशिका द्रव्य विभाजन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? साइटोकाइनेसिस, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे हम कोशिका द्रव्य का विभाजन, क्योंकि साथ ही साथ होता है ये भी। चलिए लिखिए। कोशिका द्रव्य, नहीं ऐसे लिखो, कोशिका में केंद्रक विभाजन के बाद संकुचन के कारण कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है। देखिए, कोशिका में केंद्र के विभाजन के बाद संकुचन के कारण, संकुचन मतलब दबाव के कारण, भाई कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है। आगे इसमें दो कोशिका के मध्य एक सेल प्लेट का निर्माण होता है। एक सेल प्लेट का निर्माण होता है। इस प्रकार एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है भाई। इस प्रकार से एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। आगे पौधों में कोशिका द्रव्य का विभाजन
किसके माध्यम से? तो सेल प्लेट के माध्यम से होता है। ये बात समझ में आ गई है आपके यहाँ? देखिए आप ऐसे समझिए कि किसी भी ऐसी कोई गोल पदार्थ है या कोई गोल मान लो फुटबॉल की गेंद है, उसमें कोई तरल पदार्थ मान लो पानी ही भर दिया, जब आप उसको बीच में से दबाओगे, या आप सिंपल वे में समझिए जैसे कोई बलून है, गुब्बारा है, उसमें पानी भर के आप बीच में से ऐसे देखते नहीं, बांध बांध के लोग कुछ भी बना देते हैं, ऐसे कहीं कहीं से बांध बांध के हाथ पैर बिलार जैसा कुछ भी बना देंगे वो उसमें से। तो वही चीज है सेम, ऐसे ही कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए यहां तक आपको अगर ये क्लास समझ में आ रही है तो आप इस तरह से हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आप देखिए ऐसा नहीं है, आप अगर इस क्लास को देख रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लाइक करिए और कमेंट के माध्यम से हमें आप बता भी सकते हैं आपको क्लासें किस तरह की लग रही हैं। चले आगे देखेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी एक लाइन और, एक पॉइंट और रह गया है, वो और लिखेंगे आप, इसको मैं रफ कर रहा हूं। चलिए देखिए वो पॉइंट क्या है, बहुत जरूरी है, इससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। समसूत्री कोशिका, समसूत्री, चलिए एक सेकंड, समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन के महत्व, समसूत्री कोशिका विभाजन के क्या क्या महत्व हैं, आप उनको देखोगे। ठीक है भाई, देखिए सबसे पहले अगर हम महत्व की बात करें तो इस विभाजन से जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। देखिए इस विभाजन से क्या होता है, वृद्धि एवं विकास, यानी जो हमारी बॉडी बढ़ रही है वो इन्हीं से हो रहा है, यही विकास चल रहा है जिसके कारण हमारी, और यह देखिए इस विभाजन से आगे अगली लाइन देखेंगे आप, तो इस या ऐसे लिखिए, यह विभाजन शरीर में टूट फूट की मरम्मत और घाव भरता है। देखिए आपने देखा होगा हमारे कहीं भी चोट लग जाती है, टूट फूट हो जाती है, आपने देखा नहीं कभी कभी मांस फट जाता है उस चीजों के, हड्डी टूट जाती है, तो कैसे प्लास्टर चढ़ा देते हैं डॉक्टर साहब और कहते हैं कि भैया आप जो 1 महीने बिल्कुल रेस्ट करिए, अपने आप जुड़ जाएगा। अपने आप जुड़ने का मतलब क्या है, सेल्स विभाजन हो गए, एक दूसरे से जुड़ेंगी वो, बस वही हड्डी जुड़ जाएगी। ठीक है भाई, अच्छा आगे इस विभाजन से कोशिका के आकार में
कमी आती है। देखिए आपने देखा होगा कि जहां हमारा कहीं भी चोट लग जाए या पैर वैर में हाथ में कहीं भी चोट लग जाए तो वो विभाजन होकर ठीक तो हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि दूसरे हाथ से हल्का सा हमें वो पतला दिखाई देने लगता है। जैसे कुछ दिन पहले मेरे हाथ में चोट लगी थी रेलवे स्टेशन पर, जिस कारण से वहां पर मांस वास फट गया। मांस फटने का मतलब सेल्स फट गई, कोशिकाएं फट गई भाई, अलग अलग हो गई। अब वो मांस प्लास्टर प्लास्टर तो नहीं, गर्म पट्टी से ही एक लमसम 1 महीने में दवाई वाई खा के ठीक तो हो गया। लेकिन मैंने गौर किया था कि कुछ दिन तक मुझे ऐसा लगा था कि जिस हाथ में चोट लगी है वो हाथ बिना चोट वाले हाथ से हल्का पतला है। इसका मतलब कुछ कोशिकाओं की कमी हो जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे आगे अपने आप ही बराबर हो जाती है। ठीक है भाई, आगे इससे पुरानी कोशिका पुरानी कोशिकाओं को पुरानी कोशिकाओं को नवीन कोशिकाओं से पुरानी कोशिकाओं को नवीन कोशिकाओं से हटाना संभव होता है। हटाना संभव होता है। देखिए आपने देखा कि भाई हमारे कहीं चोट लगी थोड़ी बहुत, जिससे वहां की त्वचा जो है डैमेज हो गई, वहां की कोशिकाएं डैमेज हो गई, नीला नीला पड़ गया। तो आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद आप कुछ नहीं करोगे, ना आप दवाई लेंगे ना कुछ करेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद अपने आप ही वहां की सेल्स जो ब्लैक या नीली जो पड़ गई थी वो अपने आप हट जाएंगे, वो जगह स्वतः ही सही हो जाएगी। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण आपके नाखूनों पे अक्सर किसी से दबने के कारण कोई काम कर रहे हैं जिससे चोट लग जाती है और वहां से ये नीला नीला पड़ जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद देखते हैं हम कि अपने आप ही वो नीला नीला सा आगे हटता जाता है और एक दिन ऐसा आता है वो बिल्कुल ही हट जाता है और फिर से नाखून स्वतः समा एकदम फेरे जैसा हो जाता है। इसका मतलब यही है। ये सब चीज किससे होती है? समसूत्री विभाजन की सहायता से होती है। ठीक है भाई, चलिए आगे। देखिए समसूत्री विभाजन के महत्व, चलिए इसको थोड़ा सा समझिए। इसमें हमने कितनी अवस्थाएं बताई थी आपको? एक अवस्था, दो अवस्था, तीन अवस्था, तीन अवस्था, तो यहां बना दी मैंने ये चौथी अवस्था, और यहां हो गई ये पांचवी अवस्था। देखिए इसका नाम देंगे हम इंटरफेज, ये है आपका प्रोफेज, ये है मेटाफेज, प्रोफेज मेटाफेज, ये हो गया आपका एनाफेज, एनाफेज, ये टेलोफेज। ठीक है भाई, देखिए यहां पर इसमें ये गुणसूत्र है, यहां इस गुणसूत्र का विभाजन हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां इस गुणसूत्र का क्या हो जाएगा? विभाजन, और यह सेंट्रोसोम के माध्यम से आपस में जुड़े हुए होंगे। अच्छा, इस वाली अवस्था में फिर क्या हो रहा था? तो भैया इस वाली अवस्था में तुर्क धागों का निर्माण हो रहा था। ये इस तरह से आप ये तुर्क धागे कर लीजिए। ठीक है भाई, और इसमें जो गुणसूत्र थे वो हम कह सकते हैं इस तरह से, यहां पर किस चीज का निर्माण हो गया था? तुर्क धागों का। ठीक है भाई, इसमें यही गुणसूत्र किसकी ओर चले गए थे? ध्रुवों की ओर चले गए थे। इसमें ये गुणसूत्र कहाँ चले गए थे? भाई ध्रुवों की ओर। ठीक है भाई, अच्छा, और बीच में क्या था? यहाँ पे चाहो तो आप लिख भी सकते हैं हम,
सेंट्रोमियर। यहाँ इसमें टोटल अलग अलग गुणसूत्र सेपरेट हो गए थे, बिल्कुल सेपरेट गुणसूत्र बन गए थे अलग इस तरह से। अर्थात चाहे तो इसको कह सकते हैं हम मातृ कोशिका, मातृ कोशिका अर्थात मदर सेल। देखिए एक मदर सेल से कई अवस्थाओं में विभाजित होकर यहाँ पे कितनी बन गई, तो 2, या कह सकते हैं 2 पुत्री कोशिका। एक मदर सेल से या एक मातृ कोशिका से क्या बन गई, 2 पुत्री कोशिकाएं। ठीक है भाई, चलिए समझ में आ गया ये चीजें। इसी बस अब तक हम यही तो सारा पढ़ रहे थे भाई, अलग अलग हमने भाग करके जो पढ़े वो यही सारा ही अब तक हमने पढ़ा था। जस्ट 1 मिनट देखिए, थोड़ा सा अभी क्या है कि आप से मैं 1 मिनट लूंगा आपका। देखिए आप ऐसा मत सोचिए कि हर व्हाइट बोर्ड जो व्हाइट बोर्ड पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हो सकता है उनकी नई शुरुआत हो। जितने भी बड़े टीचर हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, बड़े बड़े टीचर हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं यहीं से शुरुआत की थी। देखिए जरूरी नहीं है कि हर व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने वाला ही अच्छा हो, और जरूरी नहीं है कि हर डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने वाला भी अच्छा हो। आपको जहां पर बेहतरीन व ज्यादा कंटेंट, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आप वहां पढ़िए। ठीक है भाई, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो आप लगातार कंटिन्यू इसका अध्ययन कीजिए। वह हमारे मोटिवेशनल के तौर पर आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, जिससे हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारी क्लास कैसी लग रही है, हमारी क्लास जो है स्टूडेंट्स को लग कैसी रही है, उनको कुछ चीजें मिल रही है कि नहीं। आपको अगर सही नहीं मिल रहा तो आप गलत लिखिए, अगर आपको सही लिख रहा है तो आप सही लिखिए। ठीक है भाई, चलिए देखिए अब हम नेक्स्ट अगले अगर उस टॉपिक की बात करें, थोड़ा सा चर्चा करेंगे बस 2 मिनट, बाकी हम अर्धसूत्री विभाजन नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। देखो अगला हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन इसको कहते हैं मियोसिस। इसको क्या कहते हैं भाई, मियोसिस। देखो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि यह विभाजन 2 बार होता है। अब मैं आज आपको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाऊंगा, ये मान लो आज ही समझ में आ जाएगा आपकी। जैसे हम कहें, यहां पर लिख लेते हैं हम विभाजन, विभाजन। ठीक है भाई, देखिए यह 2 बार होता है। यह विभाजन कितनी बार होता है, 2 बार। अब देखिए एक बार में एक मात्र कोशिका से 2 बनेंगे, दूसरी बार में दूसरी मात्र कोशिका से 2 बनेंगे, अर्थात इसमें एक मात्र कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। देखिए इसमें हम कहें तो इसमें जो विभाजन होगा, इसमें देखिए ये जनन कोशिका, ये कैसा विभाजन होता है, यह जनन विभाजन है। ये कैसा है भाई, जनन। जनन विभाजन क्या होता है आप सुनिए। आप देखिए जनन कोशिका में विभाजन होता है, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी संतान उत्पन्न करने के लिए यह विभाजन होता है। यह विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये विभाजन ना हो तो आगे कह सकते हैं हम जनसंख्या ही नहीं बढ़ेगी। ये जनन कोशिकाओं में विभाजन होता है, अर्थात जनन करने के लिए। इसको पूरा प्रॉपर ढंग से कल लिखा के बताया जाएगा, आज बस इतना समझिए। अब देखिए मानिए एक तरफ लिखे हम, यहां है आपका मेल अर्थात मनुष्य, और यहां लिख लेते हैं हम फीमेल। ठीक है भाई, अच्छा देखिए 2 प्रकार के पाए जाते हैं इसमें। कौन कौन से होते हैं, तो होते हैं ऑटोसोम, गुणसूत्र पाए जाते हैं इसमें।
पहले गुणसूत्र कौन से होते हैं? ऑटोसोम और होते हैं एलोसोम। ठीक है भाई। अच्छा, ऐसे ही फीमेल के अंदर पाए जाएंगे ऑटोसोम और एलोसोम। अब देखो, इनकी जो संख्या होती है ऑटोसोम की, वो होती है 44। इनकी संख्या में कितने होते हैं? ये 44। जबकि इनकी संख्या होती है 2 और उनका नाम है पुरुष के अंदर XY। ठीक है, महिला में ये सेम ही होंगे, ये भी 44 ही होंगे संख्या में। और यह इसके अंदर जो 2 होते हैं वो होते हैं XX, ऑलोसोम गुणसूत्र। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए यहां पर जनन हुआ, हम कहें कि ये अर्धसूत्री विभाजन, अर्थात आधे आधे आएंगे दोनों में से, तभी तो बराबर होंगे पुत्र या पुत्री के अंदर, अन्यथा तो पुत्री कोशिका में तो बहुत निकल जाएंगे, फिर तो तुम्हारे कितने 46 दूनी 92 हो जाएंगे। ऐसे नहीं, अर्ध कोशिका विभाजन है ये, इसलिए इसमें कितने आते हैं? आधे आधे। अब देखिए, यहां से मान लीजिए आगे 22 और इधर से भी कितने आगे प्लस के 22। ठीक है, कितने हो गए? 44। अब क्या हुआ कि मान लो यहां से बाई गुणसूत्र आया, यहां से कौन सा गुणसूत्र आया है? बाई। और इधर से तो जैसी बात है आना ही एक्स है, क्योंकि दोनों ही एक्स हैं। अब देखिए, यह जो कितने हो गए 22 दूनी 44 और 2 46, यहां पर जो संतान होगी वो कौन होगा? तो भैया वह लड़का होगा। वह कौन होगा? लड़का। ऐसे ही हम देखें तो यहां से गुणसूत्र आए 22 प्लस यहां से भी आए 22 प्लस यहां से आ गया x, और वहां से तो ऑलरेडी x आना ही है। ये भी हो गए 46। यहां जो संतान होगी वो क्या होगी? वो होगी तो लड़की। अब देखो, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो लिंग निर्धारण के होते हैं, ये लिंग निर्धारण कौन से? ऑलोसोम। ऑटोसोम जो होते हैं ये तो शरीर का निर्माण करते हैं, शरीर निर्माण। ठीक है भाई। अच्छा, लिंग निर्धारण में हम कह सकते हैं कि महिला के अंदर तो दोनों ही सेम है भाई, पुरुष में ही डिफरेंट, अर्थात पुरुष का जो बाई गुणसूत्र है यही लिंग का निर्धारण करता है। इसीलिए आप आज से कभी भी ये नहीं कहना कि, मान लीजिए ऐसा गांव में अक्सर देखा जाता है कि कुछ ऐसी महिलाएं होती है जिनके संतानों में सिर्फ लड़कियां होती हैं, तो वो उसी को कोसते हैं तो भैया तेरे लड़की हो रही है, लड़का नहीं हो रहा, हमारा बारिश नहीं हो रहा। अब आप ध्यान से समझिए, एक्चुअल में लड़का लड़की का लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र है किसके पास? पुरुष के पास। तो पुरुष को कोसिए जाके। भाई महिला की क्या गलती? महिला तो इसमें वाहक है, उसके पास तो दोनों सेम ही है। वो तो जो भी परिस्थिति होगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो तो अपना एक एक्स ही दे सकती है। ठीक है भाई, यही है अर्धसूत्री विभाजन। यह जनन कोशिका में होता है, इस तरह से कोशिका संतान हो जाती है। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। बाकी इसको कल पूरा डिटेल से इसमें पूरी एक क्लास लगेगी बेहतरीन तरीके से। देखिए, क्लास भले ही ज्यादा हो जाए लेकिन पढ़ाएंगे बेस्ट एकदम। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए यह यहीं खत्म करते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।